मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी मंत्री श्री सौरभ भाई, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारे हुए मिस्टर जॉन डेविड ब्लॉमक्विस्ट, मंत्री परिषद के सभी साथी, भारत सरकार से आए हुए सभी प्रतिनिधि और हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए मेरे प्यारे भारतवासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस सभागृह में मुझे युवा भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक लघु भारत आज इस महात्मा मंदिर में इकट्ठा हुआ है। एक युवा भारत सपनों को लेकर के, सपनों को सजाने के संकल्प को लेकर के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने का व्रत लेने के लिए आज इस महात्मा मंदिर में एकत्र आया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से हमें लगा है हम एक कोने में बैठ करके अकेले अकेले कुछ सोचते रहें, करते रहें और उसी को संतोष मान करके चलें तो विकास थम जाता है, गति रुक जाती है। क्यों न हम इस विशाल भारत के हर कोने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अच्छा हो रहा है, हम उन अच्छाइयों को देखें, समझें, उसको स्वीकार करने का प्रयास करें। हमारी अपनी भूमि के लिए जो अनुकूल है उस प्रकार से उसको मॉडिफाई करें। जब तक हम न सिर्फ हिंदुस्तान, आज विश्व पूरी तरह बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने विश्व की सोच को बदल दिया है, व्यवस्थाओं को बदल दिया है। तो हम हमारे देश का विकास भी अलग थलग इकलौते कोने में नहीं कर सकते हैं, उसे भी हमने वैश्विक परिवेश में देखना पड़ेगा। ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा और बदलते हुए विश्व में हम कहीं पीछे न रह जाएं और जितना हो सके उतना जल्दी हम आगे कैसे निकल जाएं, ये सोचना भारत जैसे देश के लिए समय की मांग है।
और इसलिए आज एक ऐसे समारोह को हमने निमंत्रित किया है, उसको हमने होस्ट किया है। डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, भिन्न भिन्न स्पेशलिटी वाले सर्जन्स भी मिलते हैं, ग्लोबल लेवल के मीट्स होते हैं, रोटरी वाले मिलते हैं, लायंस वाले मिलते हैं, व्यापारी मिलते हैं, उद्योगकार मिलते हैं। लेकिन राष्ट्र का जो निर्माता है, जो सच्चा विश्वकर्मा है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है। जो अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके भविष्य को तराशता है, खुद गंदी बस्ती में क्यों न रहता हो, खुद के कपड़े क्यों न गंदे हो, लेकिन जिस चीज का वो निर्माण करता है वो उत्तम कैसे हो, उपयोगी कैसे हो, इसके लिए जो दिन रात सोचता है वो छोटा कारीगर सोचता है। कुछ लोग हैं जिसके पास पारिवारिक परंपरागत कौशल्य होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको काम करते करते छोटी मोटी चीजें के सीखने का सौभाग्य मिला है और उससे अपनी जिंदगी गुजारा करता है, और कुछ हैं जिनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर के टर्नर बनने का, फीटर बनने का, प्लम्बर बनने का, छोटे मोटे हर काम सीखने का अवसर मिलता है। और हम माने या ना माने, देश बाबुओं से नहीं चलता है। देश लंबे लंबे बढ़िया कुर्ते पहन करके धुआंधार भाषण करने वालों से नहीं चलता। देश चलता है, देश बनता है इन हाथों से। इनके पुरुषार्थ से और उनके पसीने की महक है, उस महक से ही तो कोई देश पुलकित होता है, कोई देश आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में श्रम की प्रतिष्ठा लुप्त हो गई। अगर आप अच्छे कपड़े पहन करके कहीं जाते हैं तो कोई उठ का खड़ा होकर के आपको रिसीव करता है। वो बेरोजगार हो तो भी हाथ से मिलाता है, आइए आइए बैठिए। लेकिन जो अपनी मेहनत से, मजदूरी से कुछ न कुछ कमाता है, लेकिन बेचारा के कपड़े मजदूर होने के कारण ऐसे ही हैं, तो कोई आता है तो क्या, अरे बाद में आना, क्यों? और इस मानसिकता को बदलना है तो हमें श्रम को प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। और आज जो सेमिनार के कुछ विषय हैं उसमें एक विषय ये है, डिग्निटी ऑफ लेबर,
श्रमिक का सम्मान होना चाहिए, श्रमिक का गौरव होना चाहिए और ये राष्ट्र का स्वभाव होना चाहिए। अगर ये राष्ट्र का स्वभाव नहीं बनता, समाज का स्वभाव नहीं बनता, तो फिर उस दिशा में जाने के लिए हर व्यक्ति को संकोच होता है। ये कैसा देश की व्यवस्था है, मैं समझ नहीं पाता हूं। आप कहीं पर भी जाइए तो ये सुनने को मिलता है नौजवानों को रोजगार नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगार की तलाश में है। और दूसरी तरफ कहीं पर भी चले जाइए तो हर परिवार में कोई चिल्लाता है, यार देखो ना, कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो चाहिए। कोई कहता है देखो यार 2 दिन से पानी बह रहा है, कोई प्लम्बर नहीं मिल रहा है। कोई कहता है देखो यार ये अच्छे कुक की जरूरत है, कितने दिन हो गए हमारा कुक नहीं है। मतलब एक तरफ लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ी मांग है। स्किल मैन पावर की हिंदुस्तान को इतनी आवश्यकता है। देश के पास नौजवान हैं, देश के पास कौशल्य का ज्ञान है, देश के पास कौशल्यवान लोगों की मांग है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला कोई नेता नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई इंसान। हमारी कोशिश इस समारोह के माध्यम से ये है कि हम इस शक्तियों को जोड़े कैसे, जरूरत के अनुसार मोड़े कैसे और आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए इस भारत जो कि विश्व का सबसे युवा देश है, 65% लोग, मित्रों गर्व करें हम उस युग में पैदा हुए हैं जब हिंदुस्तान के अंदर आज 65% लोग 35 से कम उम्र के हैं, 35 से कम उम्र के हैं। विश्व का ये सबसे युवा देश। मित्रों पूरा विश्व कहता है कि पूरे विश्व को आने वाले दिनों में सर्वाधिक स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। हम 21वीं सदी की बातें 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 20 साल तक सुनते आए थे। 1975 में भी लोग 21वीं सदी की बातें करते थे, 1980 में भी लोग 21वीं सदी की बातें करते थे और सुबह शाम 21वीं सदी की बातें होती थी। आज 21वीं सदी का 1 दशक पूरा हो गया, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा, इस देश को एहसास नहीं हो रहा है क्या सचमुच में हमने 21वीं सदी में कोई मजबूती के साथ कदम रखा है या नहीं रखा है। अगर हमने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में और कोई काम न किया होता, सिर्फ हिंदुस्तान के युवा शक्ति के स्किल डेवलपमेंट का, युवा शक्ति का, राष्ट्र के विकास में भागीदारी का, इस युवा धन को राष्ट्र की संपत्ति मान करके योजना की होती, तो आज यह देश जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है शायद नहीं गुजरता। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने गुजरात में कुछ प्रयोग किए, हिंदुस्तान के कई राज्यों ने कोई न कोई प्रयोग किए। अच्छा होता ये काम जो हम कर रहे हैं वो दिल्ली की सरकार ने किया होता।
कभी कभी मेरे मीडिया के मित्र हमें सवाल पूछते हैं, मोदी जी ये क्या है, आए दिन आप हिंदुस्तान के हर जिले से लोगों को बुला करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सबको क्यों बुला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं उनको क्या जवाब दूं? भाई कोई और नहीं करता है इसलिए मैं कर रहा हूं। जिनको करना था वो अगर करते तो मुझे करने की नौबत नहीं आती। और अब मुझे लगता है, मैंने पिछले महीने यहां पर एक पूरे देश के कृषिकारों को बुलाया था। उस दृश्य को देख करके मुझे लगा कि काश ये काम मैंने 10 साल पहले किया होता तो हमने किसानों की कितनी मदद की होती। आज भी मैं मानता हूं मित्रों, आज शाम तक जब डिबेट होगी, आपके सारे एक्सपीरियंस शेयर होंगे, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आपको क्या अनुभूतियां हैं, आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हम सब मिलकर के जब अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे, एक नए विश्वास के साथ अपने घर और प्रदेश लौटेंगे और हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए भाइयों, आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो इस बात पर उसका फोकस न हो, और वो फोकस है स्किल डेवलपमेंट। जिन देशों के पास युवा धन है वो इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कैसे काम किया जाए। जिन लोगों के पास युवा धन नहीं है वो उस देश में सोच रहे हैं कि हम स्किल मैन पावर कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किस रूप में लाएंगे। अगर ये इस पूरे विश्व का ध्यान ह्यूमन रिसोर्स पर है और विकास के आधार स्किल मैन पावर बनने वाला है, तो हमने इस क्षेत्र में जरा भी देरी किए बिना और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 4-5 साल पहले हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्घाटन भाषण किया और उद्घाटन भाषण में कहा, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारा फोकस एरिया है स्किल डेवलपमेंट, और बाद में उन्होंने कहा कि हम 500 प्रकार के इस कामों को टारगेट करेंगे। जब मेरी बोलने की बारी आई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप क्या कह रहे हैं? चाइना 50,000 की बात कर रहा है और आप 500 की कर रहे हैं। इतना अंतर है मित्र। और इसलिए हमने हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, इस पर बल देना पड़ेगा। आज भी 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत है, 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या बहुत है, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या बहुत है। बहुत कम मात्रा में लोग हायर एजुकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी जाते कहां हैं? ये 60-70% हमारे नौजवान पीढ़ी कहां जाती है? क्या किसी ने सोचा? वो बेचारा पढ़ने में रुचि नहीं है या पढ़ने की स्थिति नहीं है, पढ़ना है तो गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं, आखिरकार पढ़ाई छोड़ देता है और फिर माँ बाप के लिए बोझ बनता है, या तो मजदूरी करने लग जाता है या तो किसी ऐसे उल्टे फुल्टे काम में उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इतने बड़े हमारे
मैन पावर, युवा मैन पावर, ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश का नौजवान पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि हमारा देश का नौजवान नई चीज सीखना नहीं चाहता है। और एक बार व्यक्ति के हाथ में स्किल होती है ना, हुनर होता है, तो भीख मांगना उसको पसंद नहीं होता है। सरकार के टुकड़ों पर जीना कोई नौजवान पसंद नहीं करता है, वो सम्मान के साथ जीना चाहता है। हमने देखे ऐसे नौजवान रोड के किनारे पर, फुटपाथ पर बैठ करके साइकिल को पंक्चर का काम करते हैं, सम्मान के साथ जीते हैं। और वही नौजवान चाहता तो मंदिर के बाहर बैठ करके एक चादर बिठा के बैठ जाता, शाम को कोई मिल दे देता, लेकिन वो नहीं करता है। साइकिल का पंक्चर करने में भी उसको गर्व होता है और शान से जीने की उसको इच्छा होती है। और इसलिए भाई, हम जो मूलभूत एक दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव इसी बात का लेकर के आना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो सही, किया क्या? मित्रों, आपको हैरानी होगी क्योंकि आप इस फील्ड के सारे हिंदुस्तान का क्रीम यहां बैठा है मेरे सामने। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पूरे देश में नेतृत्व करने वाला हर राज्यों का मेन लीडर आज मेरे सामने बैठे हैं। और मैं जानता हूं आप सब निराश हुए, क्योंकि पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा स्पर्धा का क्षेत्र स्किल डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान पूरी तरह उसमें उदासीन है। और उदासीनता देखिए, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट, कोई मुझे हैरान हो, स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र के लिए भारत के पास जैसे कोई इसके लिए कोई विजनरी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई विजन हो। अरे जिस धरती पर भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, जिस विश्वकर्मा ने हुनर, कौशल और स्किल पर ही बल दे करके पूरे विश्व जगत के निर्माण की नई नींव डाली थी, उस देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए विजन की खोट है। भारत सरकार ने आउटसोर्स किया दुनिया के बाहर के देशों को कि जरा हमें बताओ, हमें ये स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। लेथ चलाने के लिए अमेरिका, यूरोप से लोग आएंगे क्या सिखाने के लिए? जब उनको समझ नहीं आया कि इस देश में किस प्रकार से काम चाहिए, मित्रों, वो कागज पर रह गया, कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने 2008 में मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट के निर्माण किया। कमेटी बन गई, लोगों को लगा हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 2008 की बात है। फिर उन्होंने सोचा कि इससे नहीं होगा तो स्किल डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया, उसने भी कुछ किया। सब कागज पे हैं, पैसे खर्चने में वैसा नहीं, वो तो हुआ, वो काम बड़ी तेजी से होता है हमारे। 2009 में नेशनल स्किल पॉलिसी लेकर के आए, वो पॉलिसी भी कागज में शोभा दे रही है। फिर मित्रों देखिए, 2008 से लेकर के कमिटियां बनाते गए, फिर उनको लगा कमिटियों का क्या करें, तो 2013 में तय किया इन सभी कमिटियों को नष्ट कर दो। बहुत बड़ा स्किल, एक स्किल में मास्टरी है, कमिटी बनाने का स्किल, कमिटियां भंग करने का स्किल। सब कमिटियों को भंग कर दो। और फिर उन्होंने इन सबको भंग करके एक नई बनाई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी शुरू की, उसको काम दिया। मित्रों, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर क्या किया? आखिर उन्होंने कहा कि भाई ये गुजरात क्या कर रहा है, जरा देखो तो सही। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पता नहीं कोई अच्छा ग्रह योग होंगे तो उनका गुजरात के काम पर नजर गई।
और मित्रों, जिस काम को 2008 से 2013 तक न वो सोच सकते थे न कर सकते थे, जिस काम को गुजरात ने कौशल्य वर्धन केंद्र के माध्यम से मूवमेंट चलाया था, लाखों की तादाद में नौजवान 3 वीक, 7 वीक, 11 वीक अपने कौशल्य वर्धन में जुड़ रहे थे, उस पर नजर गई। आखिरकार उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप के साथ गुजरात की स्कीम को एडॉप्ट कर दिया। अगर ये काम 2008 में करते तो हम कहां पहुंच जाते। और मित्रों, इस प्रधानमंत्री साल में एक बार अच्छी प्रैक्टिसेस का देश के सभी राज्यों को अवार्ड देते। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने जो श्रेष्ठ काम में पसंद किए हैं कुछ काम, उसमें गुजरात का ये कौशल्य वर्धन केंद्र को देश के उत्तम कार्य के रूप में स्वीकार किया। और इसलिए मित्रों, कमेटियां बनाते चलो, उसी को काम मानने वालों से बाहर निकल करके हमने धरती पर कार्य को उतारना पड़ेगा और उस दिशा में काम करने का हमारा प्रयास है। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन के वो पुरोधा थे और वे श्रम एव जयते के संकल्प को चरितार्थ करने का प्रयास करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इनके कल्याण के लिए ही राज्य होना चाहिए, उस कल्पना को साकार करने की दिशा में एक नया राजनीतिक चिंतन दिया था। और वे राष्ट्र निर्माण के मूल में मानव शक्ति का निर्देश करते हुए एक बात पर बल देते थे और वे 7M की चर्चा करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 7M की चर्चा करते थे। वो कहते थे, M फॉर मैन, M फॉर मशीन, M फॉर मटीरियल, M फॉर मनी, M फॉर मैनेजमेंट एंड M फॉर मोटिव पावर एंड M फॉर मार्केट। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, मोटिव एंड मार्केट, इन 7 M को बराबर से जोड़ करके अगर हम विकास का नक्शा तैयार करते हैं तो हम अवश्य विश्व की बराबरी करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। और उस दिशा में उन्होंने काम किया। मित्रों, स्किल डेवलपमेंट का हमारा सामर्थ्य क्या था? मुझे अभी कोई एक सज्जन मिलने आए थे, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जितना रेलवे ट्रैक डाला गया, वो ज्यादातर काम करने वाले गुजरात के कच्छ इलाके के लोग। तो मैंने उनको पूछा प्रमाण दो, तो उन्होंने मुझे सारे फोटो और काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का पूरा लिस्ट दिया। और ज्यादातर वो लोग 150 साल पहले यहां से निकल गए, कलकत्ता और बंगाल और शाम उस इलाके में जाकर के बसे हैं, लेकिन मूल इसी काम को करते थे। मित्रों, इस स्किल डेवलपमेंट की ताकत ये थी कि अफ्रीका में जब पहले रेल ट्रैक डाला गया तो रेल ट्रैक डालने वाले लोग गुजरात से ले जाए गए। कहने का तात्पर्य यह था कि पहले का जमाना ऐसा था कि कहीं किसी को विकास करना हो तो दुनिया में से स्किल मैन पावर ला करके वहां पर विकास करते थे। हमने देखा गल्फ कंट्रीज का जब डेवलपमेंट हुआ, काफी मात्रा में पेट्रोल डॉलर आने लगे, बहुत बड़ी। हमारे केरल से सर्वाधिक लोग एज अ मैन पावर, स्किल मैन पावर के रूप में वहां गए और उसको निर्माण के अंदर उन्होंने योगदान दिया और मनी ऑर्डर इकोनॉमी केरल में डेवलप हुई। हिंदुस्तान के कई राज्य के इस प्रकार से लोग गए। तो जहां डेवलपमेंट होता था वहां पर स्किल मैन पावर को ले जाया जाता था। मित्रों, आज स्थिति बदली, पूरा युग ने एक नया रूप बदला है और इसलिए इन दिनों, और मैं कहता हूं 21वीं सदी के मुख्य रूप से, आज डेवलपमेंट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो डेवलपमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है जहां पर स्किल मैन पावर अवेलेबल है। जहां पर स्किल मैन पावर अवेलेबल होगा, डेवलपमेंट वहां आएगा।
जहां डेवलपमेंट होगा वहां स्किल मैन पावर को उठा के ले जाने वाला युग पूरा हो चुका है। अगर हम जितने बड़ी मात्रा में, अगर आज गुजरात में इतनी बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों आ रही है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने का एक कारण यह है कि गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में बढ़ा। उसके कारण जो मैन पावर तैयार हुआ वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी काम आ सकता है। ये विधा ध्यान में आई तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लगने लगा कि यहां पर हमें स्किल मैन पावर मिलेगा, हम हमारी मारुति वहां ले जाए, हमारी नैनो वहां ले जाए, ताकि हम अपने प्रोडक्शन की दिशा में अच्छा काम कर सकें। देखिए मित्रों, कैसे वक्त बदल रहा है। पहले जहां रॉ मटेरियल होता था वहां उद्योग लगते थे। आज रॉ मटेरियल शिफ्ट किया जाता है, मनुष्य को शिफ्ट नहीं किया जाता है। मनुष्य के पास चीजों को लाता है और मनुष्य अपने एनवायरमेंट में, अपने वर्क कल्चर में होता है तब सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। ये स्वाभाविक होता है। उसकी अपने खाना पीना, अपना परिवार, अपना रिश्ते नाते, उसमें जब वो काम करता है स्किल होती है। और इसलिए जिन जिन राज्यों में स्किल मैन पावर पर बल दिया जाएगा, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, वहां रॉ मटेरियल हो या ना हो, आपको उद्योग, आपके दूर सुदूर जंगलों के इलाकों में भी लोग आएंगे। और इसलिए हर राज्यों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो स्किल मैन पावर की ओर बल दे। मित्रों, आज जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करता है उसका फायदा देखें। इस पूरे समारोह को गुजरात की सभी आईटीआई में देखा जा रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर आईटीआई को होने के कारण, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था होने के कारण, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज इनपुट देने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और उसका कारण यह है कि जैसे मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, गुजरात के हर जिले में, हर तहसील में आईटीआई के अंदर वहां के आईटीआई के नौजवान बैठे हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को 40,000 से अधिक हमारे आईटीआई के नौजवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम जितना हो सके उतना तेजी से इस स्किल मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर हम उपयोग करें। विश्व की उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी के माध्यम से 3D सिस्टम के मशीन टूल्स का उपयोग करते हुए हम बहुत अच्छी तरह आज हमारे नौजवानों को पढ़ा सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। और हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण के काल से कौशल्य को योग की अवस्था माना गया है। योगः कर्मसु कौशलम, ये मंत्र जिस देश का हो वहां कौशल्य वाले नौजवान आज इस प्रकार से बेरोजगार हो, कौशल्य पाने के लिए तरसते हो, ये स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं है। मित्रों, आज जो सेमिनार हमारा हो रहा है पूरे दिन का, पूरे विश्व में जिन विषयों की चर्चा है, समृद्ध से समृद्ध देश जिन बातों को लेकर के कंसर्न है, हम भी यहां इस छोटे से परिसर में उस वैश्विक स्तर के चिंतन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए आज इस पूरे दिन के सेमिनार में जो विषय है मैं उसका तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्किल डेवलपमेंट एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, नॉलेज सोसाइटी एनहेंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिव स्किलिंग, स्किलिंग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस इन स्किलिंग। मित्रों, ये ऐसे विषय हैं कि जिसके कारण हम जो पुराने ढर्रे पे बैठे हैं उससे हमें बाहर निकलना है। आज देखिए, आज कितनी बढ़िया क्यों ना आप हॉस्पिटल तैयार करें, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर क्यों ना लाए, दुनिया की उत्तम से उत्तम मशीन ला करके क्यों ना रखे, लेकिन कई अस्पताल इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। अब बताइए, ये पैरामेडिकल स्टाफ के लिए
कोई बहुत बड़ी कॉलेज और बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। एक्सरे मशीन कौन चलाएगा भाई, ये सिखाने। और ये जो कमियां हैं, फिर चिल्लाते क्या है हम लोग, डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, भारत सरकार परमिशन दे, वो एक इश्यू है। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों को कैसे देखें? मित्रों आप देखिए, आज टूरिज्म हिंदुस्तान इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इनक्रेडिबल इंडिया, पूरे दुनिया के टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देता है। लेकिन टूरिज्म सेक्टर में जिस प्रकार का स्किल मैन पावर चाहिए, जैसलमेर में इतने टूरिस्ट आते हैं, क्या जैसलमेर में कोई टूरिस्ट गाइड सिखाने वाली इंस्टीट्यूट है? नहीं है। उदयपुर में इतने टूरिस्ट आते हैं, आगरा में इतने टूरिस्ट आते हैं, ताजमहल वहां है, लेकिन आगरा के नौजवानों को टूरिस्ट गाइड बनने की कोई ट्रेनिंग है? नहीं है। यही छोड़ना है मित्रों, और इसी को विजन कहते हैं मित्रों। अगर आपके यहाँ जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुकूल अगर आप मैन पावर बना खड़ा करते हैं, जहां पर टूरिस्ट आते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं। किसी नौजवान को अपना गांव छोड़ करके रोजी की रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ता है, उसको वहीं पर रोजी रोटी मिल जाती है। हमारे देश में क्लस्टर की चर्चा है इन दिनों, विकास क्लस्टर के आधार पर। जैसे जहां नमक पैदा होता है, तो नमक पैदा करने वाले इलाके में वहां के नौजवानों को नमक आधुनिक तरीके से कैसे, हेल्थ व्यू पॉइंट से केयर करते हुए कैसे किया जाए, इसके स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम ध्यान दें, तो हम नमक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कहीं पर केमिकल जोन होता है, तो केमिकल से जुड़े हुए उसी इलाके के लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जाए, और इसलिए जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है, उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू दैट क्लस्टर रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी हमने क्लस्टर तैयार करना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपने घर के पास ही रोजी रोटी मिल जाए और गांव को छोड़ने की नौबत ना आए। उस काम को हम कर सकते हैं, और इसलिए हम जो इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, उस प्रयास को हम बल देना चाहते हैं। उसी प्रकार से मित्रों, विश्व के सभी देशों के पास इस काम को लिए एक नेशनल लेवल का मिशन मोड, नेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं, नेशनल लेवल के कंसेप्ट हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में उस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर यंग ऑस्ट्रेलियंस 2010, उसको लेकर के उन्होंने पिछले 20 साल काम किया, और उसी बात को फोकस किया कि हमें किस प्रकार के मानव की जरूरत है और उस मानव को किया जाए। जर्मनी, ये समृद्ध देश है, जर्मनी ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसका एक ड्यूअल सिस्टम डेवलप किया, और जॉब करते करते उसका ट्रेनिंग कैसे हो, उसका अपग्रेडेशन कैसे हो, और वो अधिक ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने, अधिक ज्यादा परफेक्ट प्रोडक्शन के लिए उस मैन पावर का कैसे उपयोग हो, उसकी उन्होंने विधा को डेवलप किया। मित्रों, मलेशिया हमारे पास में छोटा सा देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक छोटा सा देश, मलेशिया ने भी अपने यहां रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग RPL एक मिशन बोर्ड में चलाया, और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देश भी उस दिशा में सोच रहे हैं, दुनिया के समृद्ध देश भी उस दिशा में सोच रहे हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम भी उस दिशा में सोचें और आगे के काम को लेकर के हम चाहें। मित्रों, कुछ मूलभूत बातें मैं चाहता हूं, यहां सारे देश के अलग अलग राज्यों के लोग आए, ITI क्षेत्र को संभालने वाले प्रमुख लोग आए। आज भी हमारे देश में इस क्षेत्र का कानून 1961 का पुराना कानून है। मैंने कई बार भारत सरकार को लिखा, हमें 1961 के कानून को आधुनिक रूप में इंप्रूव करने की आवश्यकता है, बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन पता नहीं मित्रों, वहां कागज कहां खो जाते हैं, फाइलें खो जाती है तो कागज का क्या हिसाब।
मित्रों, 1961 में जो अप्रेंटिसशिप का कानून आया, 1490 रुपीज। अब मुझे बताइए, कौन नौजवान 1500 रुपये में काम करने जाएगा? जाएगा भाई? कोई जाएगा? 1961 से चल रहा है, सुधार नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, उन्होंने नहीं किया। हिंदुस्तान के और राज्यों से आए हुए जो नौजवान, उनको आश्चर्य होगा, हम लिख लिख करके थक गए, हमें लगा कि अब कुछ होना नहीं है। आखिरकार हमने तय किया कि हिंदुस्तान की सरकार भले 1500 दे के लिए कहती हो, हमने और 1500 गुजरात की तिजोरी से निकाला और आज अप्रेंटिसशिप को हमने बल दिया। हमने इंडस्ट्रीज को सेंसिटाइज किया, इंडस्ट्री को कंपेल किया कि आप अप्रेंटिस रखो, हमारे नौजवानों को तैयार करो, हम पैसे देने को तैयार है। और मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम मेले लगाते हैं, इंडस्ट्री को पूछते किस प्रकार के अप्रेंटिस चाहिए, नौजवानों को पूछते बताओ कहां जाना है, दोनों का मेल कर देते। लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में इन नौजवानों को अप्रेंटिसशिप मिले, उनके काम को देखा जाए, उस पर हम बल दे रहे हैं। उसके कारण बहुत बड़ा लाभ हो रहा है मित्रों, और उसके कारण आज हमारे यहां इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी मैन पावर मिल रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान को भी एक नया विश्वास पैदा हुआ है, उस पर भी हम बल रहे हैं। मित्रों, अभी पूरे विश्व में इस विषय पर काफी चिंतन चलता रहता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का कहना है भारत के अंदर करीब करीब 50% जॉब सीकर ऐसे आते हैं कि जो जॉब के लिए अनुकूल नहीं होते, क्षमता नहीं, 50%। मित्रों, ये नंबर बहुत ऊंचा है। हमने किसी भी स्थिति में स्किल डेवलपमेंट का लेवल वो लाना चाहिए कि हमारे किसी भी नौजवान को किसी भी फैक्ट्री के दरवाजे से वापस आना ना पड़े, देखते ही उसको लगना चाहिए हाँ, मुझे जरूरत थी, ऐसा इंसान मिल गया, मेरा काम चल जाएगा। इस लेवल का हमने स्किल डेवलपमेंट को बल देना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने जो कहा है, उस बात को समझ करके हमने एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा बढ़े, उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, उसको हम जितना आगे बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि उसका उससे ज्यादा लाभ होने वाला है। मित्रों, देखिए हमारे देश की दुर्दशा कैसी है। 2008 में प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में काम करने योग्य जो नौजवान है, उन काम करने योग्य नौजवानों में सिर्फ 10% लोगों को ही इस प्रकार के स्किल पाने का अवसर मिल रहा है, किसी ITI वगैरह में जाने का अवसर। ओनली 10%, 90% लोगों को वो सौभाग्य भी नहीं मिलता। और उसमें भी जो तैयार होते हैं, सिर्फ 2% को काम मिलता है। यानी एक प्रकार से 98% ये जो जनरेशन है, उनके लिए काम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो भैया, जिस देश में 98% का भाग्य अंधकार की ओर आगे बढ़ रहा हो, उस देश का क्या होगा। मित्रों, उसी को तुलना कर देखिए, जहां हमारे यहां 2% है, विश्व में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरिया में 96% लोगों को काम मिलता है, जापान में 80% लोगों को काम मिलता है, जर्मनी में 75% लोगों को काम मिलता है, यूके में 68% लोगों को काम मिलता है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2%। मित्रों, देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये समस्या है। और ये मैं कौन करता है कौन नहीं करता है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बात कर रहा हूं। मुझे चिंता हो रही है, मेरे देश के नौजवानों का इतना बड़ा सामर्थ्य, शक्तिपुंज राष्ट्र के निर्माण में काम नहीं आ रहा है, और इसलिए किसी भी देश के संतान को इसकी चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। और इस चिंता को आपके साथ बैठ करके रास्ता खोजने के लिए हम मिल रहे हैं।
मित्रों, गुजरात ने अनेक इनिशिएटिव लिए। अब हमने एक काम किया, जैसे मैंने कहा डिग्निटी ऑफ लेबर। अब लोग मुझे कहेंगे मोदी जी तो कहते रहते, मोदी जी क्या करते हैं, आजकल ऐसे फैशन चल पड़ी है। मैं स्विच यहां दबाता हूं और बिजली दिल्ली में होती है। सबकी नींद उड़ जाती है, सबकी नींद। पता नहीं बेचारा, मैं सोचता हूं शायद मार्केट में सोनी की दवाइयों का मार्केट बढ़ गया होगा। आप देखिए, जब मैं डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता हूं तो हमने क्या काम किया। जैसे 8वीं कक्षा का बच्चा है, वो 2 साल ITI करता है, क्या वहीं पर उसके जिंदगी को लॉक लग जाएगा क्या? हमने बड़े मौलिक परिवर्तन किए। हमने कहा 8वीं के बाद अगर 2 साल ITI करता है तो ही विल बी इक्विवेलेंट टू 10th, वो 10वीं के बराबर माना जाएगा। जो 10वीं के बाद अगर 2 साल ITI करता है तो उसको 12th माना जाएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद अगर वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसको जाने के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करता है लेकिन होनहार है तो उसके लिए डिग्री इंजीनियरिंग के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मित्रों, भले ही वो फॉर्मल एजुकेशन 10वीं तक नहीं कर पाया है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में आगे जाने के कारण उसको बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनने तक के दरवाजे खोल देने चाहिए। हमने किया है और इसके हमको अब लाभ मिल रहा है। कई नौजवान है उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गुजराती पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको लगता है पकड़ पाना लेकर बैठ जाओ, कर लेता है। तो ये जिसके अंदर सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अवसर देना चाहिए। और यही तो होता है कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं तो फायदा होगा। मित्रों, गुजरात ने जैसे कौशल्यवर्धन केंद्र को बल दिया, ITI, मेरे लिए मैं बताता हूं मित्रों, 21वीं सदी में इस देश को आगे बढ़ाना है तो पिछली शताब्दी में हमने IIT के गीत बहुत गाए। IIT के नाम पर बहुत गौरव किया, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में हमको ITI के ही गीत गाने पड़ेंगे, उसी को वही मार्ग। देश का निर्माण वहीं से होने वाला है मित्रों, मैं साफ देख रहा हूं। और इसलिए मित्रों, हमने गुजरात पहला राज्य है इस देश में जिसने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का आरंभ किया। देश में पहली एक यूनिवर्सिटी बनी है जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, अनेक विषय हैं जिसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में स्किल मैन पावर, और जितना स्किल मैन पावर होगा उतनी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने वाली है। जितना बढ़िया स्किल मैन पावर होगा इतनी ही जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। जितनी ज्यादा मात्रा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितनी मात्रा में क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, जितनी मात्रा में अधिक क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, उतनी मात्रा में एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेगी। जितनी एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेगी उतना ही देश में फॉरेन एक्सचेंज आना ज्यादा होगा। जितनी बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा उतनी ताकत हमारे रुपये की बढ़ेगी। मित्रों, दिल्ली में बैठे हुए लोग रुपये की ताकत बढ़ा पाए या न बना पाए, रुपया गिरता हुआ वो बचा पाए या न बचा पाए, लेकिन ये नौजवान अपने पुरुषार्थ से हिंदुस्तान के रुपये की ताकत बढ़ा सकते हैं। अपने पसीने से हिंदुस्तान के रुपये की ताकत बढ़ा सकते हैं। और देश और दुनिया में 100 करोड़, 125 करोड़ का देश, 65% नौजवान, 18 से 35 साल की उम्र का नौजवान भारत के भाग्य को बदल सकता है, विश्व के अंदर नई आशा का संचार कर सकता है। इस सामर्थ्य को लेकर के आप बढ़े आगे। और इसलिए भाइयों बहनों, ये स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण काम को हमने बल दिया है। और मुझे विश्वास है मित्रों, ये मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
आप देखना, हिंदुस्तान की हर सरकार को, दिल्ली सरकार को भी इसी नक्शे कदम पर चलने के लिए हम मजबूर करेंगे। हम देश के नौजवानों के भाग्य को अंधेरे में नहीं देख सकते। हम देश के नौजवानों को ईश्वर के भरोसे जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। माँ बाप ने जो सपने संजो करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, वो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर सके, इतना सामर्थ्य उनको देना चाहिए। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट को बल देकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है मित्रों, हिंदुस्तान के सभी कोने से आप आए, सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी आज मेरे सामने मौजूद है। आप में से बहुत लोग हैं जो गुजरात पहली बार आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप गुजरात भरपूर देख करके ही जाइए। ठीक भर करके देखिए और आप भी संकल्प लेकर के जाइए। हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है, आपका गांव भी आगे बढ़ सकता है, आपका जिला भी आगे बढ़ सकता है, आपका राज्य भी आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।